Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the Polity घटना चक्र series and in the previous videos हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट्स. ओके हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था. इट वाज अराउंड अ 15 मिनट वीडियो राइट. उसके बाद वी हैव कवर्ड MCQs 1 to 50. देन सेकंड पार्ट केम, थर्ड पार्ट केम. दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इन दिस हम घटना चक्र के बाकी सारे बचे हुए MCQs कवर कर लेंगे. इन द लास्ट वीडियो हमने 122 तक कवर किया था. In today's video, we will start from question 123 of Ghatna Chakra, and I am discussing the latest edition. Okay, so let us see question 123. Okay, question 123 is which of the following is not correctly matched. हमें बताना है कौन सा आर्टिकल करेक्टली मैच नहीं है. ठीक है. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, yes this is correct. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, this is also correct. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, this is also correct. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, सी ये है अपना आर्टिकल 22. यहाँ पे गिवन है आर्टिकल 23, मीन्स यही रॉन्ग है. इन्होंने हमसे रॉन्ग ही पूछा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. याद रखना आर्टिकल 22, वेट, आर्टिकल 22 जो है इट डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, एंड जो हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 है they both deals with right against exploitation. Remember it, okay? So option B will be your correct answer. Next, again match list 1 with list 2. Abolition of titles, I think अब तक ये बेसिक आर्टिकल्स हैं, आपको लर्न हो जाना चाहिए जितने हमने MCQs डिस्कस कर लिए हैं. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एकदम माइंड में आना चाहिए. आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 कहाँ है? ए का थर्ड बस ऑप्शन ए में है एंड डी में है. फिर चेक करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. एकदम क्लिक होना चाहिए कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. आर्टिकल 25 में फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन है, एंड आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है. इन्होंने हमसे यही पूछा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. ये एकदम आर्टिकल 26 क्लिक होना चाहिए. बी का फोर्थ सिर्फ डी ऑप्शन में है. सो अकॉर्डिंगली हम अपने आंसर तक पहुंच गए हैं, बट हम बाकी सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं. सी प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, क्लियरली लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29. राइट टू एजुकेशन ये है अपना आर्टिकल 21A. यू विल टेल मी इन द कमेंट्स कि आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था. आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोज इन डिटेल. ओके, सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ओके, सी इन दिस क्वेश्चन देयर इज सम प्रॉब्लम, सो आई विल नॉट डिस्कस इट. यहाँ मैचिंग में भी एंड ऑप्शंस आर आल्सो नॉट गिवन करेक्टली. Let's see the next question 26. Which of the following statements is are incorrect? See आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का होता है आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं. यहाँ इन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा है. गेटिंग इट? व्हाट इज इनकरेक्ट? लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट. पार्ट 3 ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ USA. ये तो करेक्ट है. ये तो हमने सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में भी कवर किया है, फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन में भी कवर किया है, दैट हमने फंडामेंटल राइट्स USA से कॉपी किए थे फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट इन्होंने हमसे पूछा है कौन सी इनकरेक्ट है. सेकंड देखते हैं. राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो इट इज नॉट, इट इज रॉन्ग. ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी. नथिंग इज गिवन लाइक कि राइट टू डाई को हमने आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट माना हो. दिस इज रॉन्ग. सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. बेस्ड ऑन दिस MCQs भी बनते हैं कि किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल. इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फेडरल. एंड हमें पता है ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म का सिस्टम है वो एकदम यूनिटरी कन्वर्ट हो जाता है. सो वी कैन नॉट से इट इज कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज क्वासी फेडरल. एंड किसने कहा था? क्वासी वेरी. ठीक है. So C is also incorrect. Next, fundamental rights can be removed under the Indian Constitution. Completely wrong. फंडामेंटल राइट्स को हमने केशव नंदा भारती केस के थ्रू जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, हमने फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना है कॉन्स्टिट्यूशन के. तो ये आप कभी रिमूव कर ही नहीं सकते. पार्लियामेंट कैन नॉट टच दोज थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आता है. सो अकॉर्डिंगली बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है एंड डी भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, in which of the following cases did the Supreme Court of India declare the prevalence of fundamental rights over DPSP? कौन से केस में फंडामेंटल राइट्स को DPSP से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी? सी जो चल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DPSP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब केशव नंदा भारती केस से पहले चल रहा था. ओके, सो आप याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स को जो प्रिवेलेंस दी गई थी ओवर DPSP वो दी गई थी इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन केस ऑफ 1951. ओके,
In this case, fundamental rights were given prevalence over DPSP. Very important question. Next. एंड अगर क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो अब तक आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए. केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973. नेक्स्ट. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? आंसर इज केशव नंदा भारती केस. सी, पार्लियामेंट ने इस केस में ये बोला था दैट यस पार्लियामेंट, ओ माय गॉड आई एम सेइंग सुप्रीम कोर्ट, आई मिस्ड इट. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था लाइक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो प्रोपाउंड हुई थी इन द केशव नंदा भारती केस, बट इन दिस केस क्लियरली जुडिशरी ने ये बोला था दैट पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता. एंड फिर लेटर ऑन जुडिशरी सेड दैट फंडामेंटल राइट्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो दोनों बातें इसी केस में की गई थी इन द केशव नंदा भारती केस. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग. सी, आपको कुछ केसेस गिवन है, आपको इनकी सीक्वेंस बतानी है. बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन सा केस किस ईयर में हुआ था. एंड ये चारों ही केसेस वेरी इंपॉर्टेंट है. केशव नंदा तो सबको पता है 1973 में हुआ था. सबसे पहले हुआ था अपना शंकरी प्रसाद केस, याद रखना है 1951. इसके बाद आपका सज्जन सिंह हुआ था. कब हुआ था? 1965 में सज्जन सिंह केस. फिर आपका हुआ था गोलकनाथ हुआ था 1967 में. आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हुआ है? शंकरी प्रसाद, राइट. देन सज्जन सिंह, राइट. देन गोलकनाथ. इसी ऑर्डर में गिवन है आपके. शंकरी प्रसाद 1951, सज्जन सिंह 1965, गोलकनाथ 1967 एंड केशव नंदा भारती केस 1973. तो 1 2 3 4 ये ऑर्डर है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पता होना चाहिए. केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. नेक्स्ट. सेम क्वेश्चन. इन विच केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वही केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. नेक्स्ट. सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. वही आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. केशव नंदा भारती आपको पता है 1973. मिनेर्वा मिल्स केस आपको पता होना चाहिए 1980. ए के गोपालन सबसे पहले आया था ये 1950 में. अब आप ये चारों केसेस भी एंड ये चारों को भी एक जगह अपने नोट्स में प्रॉपर्ली अलाइन करके रख लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम अगेन. इन दोनों को मिक्स करके आ सकते हैं. कुछ केसेस यहाँ से उठा लेंगे, कुछ केसेस यहाँ से उठा लेंगे एंड दे विल मेक अ न्यू क्वेश्चन. तो लेकिन जितना पीवाईक्यू में आ चुका है उतना यू मस्ट नो एटलीस्ट. दिस इज बेयर मिनिमम. ओके. सो मिनेर्वा मिल्स हमें पता है 1980, केशव नंदा भारती पता है 1973. ए के गोपालन मैंने आपको बता दिया 1950 में है. याद रखना 1951 में था शंकरी प्रसाद. थोड़ा पीछे का भी रिकॉल करते रहो. गोलकनाथ हमें पता है 1967. हम अरेंज कर दें. सबसे पहले डी आना चाहिए. ए के गोपालन ने 1950, डी है बस बी में नहीं है, बाकी सब में है. इसके बाद क्या आना चाहिए आपका? ए, राइट. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यह है 1967 का. डी के बाद ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी. फिर है आपका बी, केशव नंदा भारती ऑफ 1973 एंड इन द लास्ट मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. Getting it? So accordingly option C will be your correct answer. Next. What is the position of the right to property in India? See, I told you, right to property initially हमारा fundamental right था under article 19 clause 1 clause F. फिर आया अपना 44th Constitutional Amendment Act. इसने right to property को fundamental right से हटा दिया एंड इन्होंने आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर लिया अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लीगल राइट. अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ये लीगल राइट बन गया है. सो हमसे पूछा गया है लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. ओके. कोई फॉरेनर हो, एनी वन कैन गेट द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया बिकॉज इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट. अब ये लीगल राइट बन गया है. सो 133rd आंसर विल बी बी. राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज ए लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. नेक्स्ट. राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग. हमें पता है लीगल राइट है, ऑप्शन ए. राइट टू प्रॉपर्टी हमें पता है लीगल राइट है, ऑप्शन सी. एंड ये स्टैट्यूटरी राइट भी है. दे आर सेइंग इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट एज वेल. वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसे ऐड किया गया है. सो आप दोनों कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट 1978. बहुत बार डिस्कस कर ली हमने ये चीज़. राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डिलीट हो गया था एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये करेक्ट है. स्टेटमेंट 2. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू. दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी.
नेक्स्ट, एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ, पता है राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, लीगल राइट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अफोरसेड स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, हमें चेक करना है क्या करेक्ट है। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप देख लो पूछा क्या है, इन्होंने करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, और हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व देयर ओनली। अगर आपको ये पता है क्वेश्चन ने पूछा क्या है। फर्स्ट, आर्टिकल 301 इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, दिस कंप्लीटली रॉन्ग, इतनी बार डिस्कस कर लिया। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 300A पार्ट 12, ये है अपना राइट टू प्रॉपर्टी और ये है लीगल राइट। नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, यस ये तो मैं पता है, पहले था फंडामेंटल राइट अब लीगल राइट है, दिस इज करेक्ट। थर्ड, आर्टिकल 300A was inserted in Indian Constitution by 44th Amendment during the period of Congress government, यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है कि 300A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, बट ये याद रखना ये कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुआ था, इट वॉज द जनता पार्टी गवर्नमेंट एट दैट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, सो इसीलिए इतनी डिटेल में पूछ लिया इसके बारे में कि इस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी थी। सो थर्ड भी रॉन्ग है, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट एंड अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो इन सी यू नीड टू रीड द फुल स्टेटमेंट्स, यहाँ हाफ ऑफ द स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, थर्ड में 44th अमेंडमेंट तक सही था बट इन्होंने लास्ट में जाकर गवर्नमेंट चेंज कर दी। ओके 139, इन प्रेजेंट टाइम्स राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, अब तक तो बिल्कुल पता हो जाना चाहिए, रिपीट हो गया बहुत बार ये क्वेश्चन। राइट टू प्रॉपर्टी है अपना लीगल राइट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन ओमिटेड, पता है सबको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब तो ये भी पता है किस गवर्नमेंट के टाइम पर आया था, जनता पार्टी गवर्नमेंट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश्ड, पता है 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 1978 में। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पता है हमें, सी 44th, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड, सेम क्वेश्चन 44th, सी हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। नेक्स्ट, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी, पता है सबको 44th ने कौन सा राइट रिमूव करा था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस राइट टू प्रॉपर्टी, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय, वही पूछ लिया अमेंडमेंट, सेम 44th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से 22, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 and 24, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, पहले था आर्टिकल 19(1)(f) में था और अब है आर्टिकल 300A में, किस अमेंडमेंट से बहुत बार डिस्कस कर लिया, 44th। सो अकॉर्डिंगली इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सेम क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी राइट टू इक्वालिटी है हमें पता है 14 to 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28, बट राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, तो कीप इट इन योर माइंड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। उन्होंने पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट। नेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, राइट टू इक्वालिटी है 14 to 18, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यस 25 to 28, राइट टू लिबर्टी है यस, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ये भी है अंडर आर्टिकल 19 to 22, बट राइट टू इक्वल शेल्टर ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, राइट टू इक्वल शेल्टर ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन सी मैनी पीपल लाइंग ऑन द रोड साइड हु डू नॉट हैव देयर ओन होम्स, सो अगर ऐसा कुछ होता राइट टू इक्वल शेल्टर दे कुड हैव गॉन टू द कोर्ट टू एनफोर्स देयर राइट, दिस इज नॉट एनी राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। 150, which of the following is not a fundamental right granted by the Indian Constitution to its citizens, right to settle in any part of the country, yes ये तो है, राइट टू जेंडर इक्वालिटी ये भी है एक तरह का फंडामेंटल राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो हमें पता ही है 23, 24, इन्होंने क्या पूछा है कौन सा नहीं है फंडामेंटल राइट, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक RTI तो अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से आया है, यस
नेक्स्ट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस वी नो कि हम किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते नेशनल एंथम सिंग करने के लिए। रीजन बता रहे हैं क्यों। पहला है, इट विल बी द वायलेशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, अगर हम किसी को फोर्स करेंगे तो उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो छीन रहे हैं एक तरह से, तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट। नेक्स्ट, इट विल बी द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यस, हमारी जो फ्रीडम है ऑफ कॉन्शियस कि इफ वी वांट टू सिंग और वी डू नॉट वांट टू सिंग, वो हार्म हो जाएगी अगर हम फोर्सफुली किसी को बोलेंगे कि आप नेशनल एंथम सिंग करो। तो सेकंड इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देयर इज नो लीगल प्रोविजन ऑब्लाइजिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कोई भी ऐसे लीगल प्रोविजन नहीं है, कोई भी ऐसी लॉ नहीं है जो फोर्स करे आपको नेशनल एंथम सिंग करने के लिए। तो बेसिकली तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। इन्होंने आपको सबसे पहले बता दिया कि यस, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते टू सिंग द नेशनल एंथम। फिर उन्होंने 3 रीजंस दिए एंड तीनों ही रीजंस करेक्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। इन द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ फंडामेंटल राइट मैं आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं इंडियंस के लिए। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं। ओके, अब इन्होंने कहा इनमें से बता दो कौन से अवेलेबल हैं इंडियन सिटीजन्स को पर एलियंस को नहीं है। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि इनमें से कोई है या नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, ठीक है, मतलब ये है इंडियंस को अवेलेबल है, एलियंस को नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है आर्टिकल 14, इस लिस्ट में आर्टिकल 14 नहीं है, तो ये हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। मतलब ये इंडियंस को भी अवेलेबल है एंड एलियंस को भी अवेलेबल है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ये है आर्टिकल 29 में, तो बेसिकली ये अवेलेबल है सिर्फ इंडियंस को। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये है आर्टिकल 21, ये इंडियंस को भी है एंड फॉरेनर्स को भी है। इस बॉक्स में आर्टिकल 21 नहीं है। ओके, सो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को तो अवेलेबल है बट एलियंस को नहीं है? इस क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन 1 एंड 3 शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। एक बार और रिपीट कर लो, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, रिपीटेड 15, 16, 19, 29, 30। मुझे भी ऐसे लर्न हुए थे इनिशियली। ओके, रिपीट करो, यू कैन रिपीट इट ऑन अ डेली बेसिस व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन्स। सेम क्वेश्चन, 15, 16, 19, 29, 30 ये पूछ रहे हैं कौन सी हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? 15, 16, 19, 29, 30, 14 आ गया इसमें, तो इसमें 21 भी आ गया, इसमें भी 21 आ गया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। 15, 16, 19, 30, 29 इसमें नहीं लिखा है बट 29 भी है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स। वही सेम क्वेश्चन, हमें पता है 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे फॉरेनर्स को नहीं है, बस इंडियंस को हैं। इन्होंने हमसे यही पूछा है कौन सा फॉरेनर्स को नहीं है अवेलेबल। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये तो है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये आर्टिकल 19 है, ये इनको अवेलेबल नहीं है। इन्होंने ये पूछा है कौन सा इन्हें अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये तो इन्हें है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी इन्हें है अवेलेबल, बस आर्टिकल 19 इन्हें अवेलेबल नहीं था जो ऑप्शन बी में है। गेटिंग इट? बस आपको ये फैक्ट अगर पता है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। सो सी आप कितने सारे क्वेश्चंस डील कर पा रहे हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली सबको अवेलेबल है। ऑप्शन ए, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14, यस ये सबको अवेलेबल है एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अपना आ जाएगा आर्टिकल 15 एंड 16। हमें पता है 15, 16, 19, 29, 30 ये नहीं है अवेलेबल। ये आ गया 29, ये हो गया 19, ये आ गया 15, 16 ये सब नहीं है उन्हें अवेलेबल। गेटिंग इट? बस ऑप्शन ए है जो सबको अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यह आर्टिकल 14 यस सबको अवेलेबल है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने पूछा है कौन सा सबको अवेलेबल नहीं है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ देखो ये 15 और 16 में है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और 15, 16, 19, 29, 30 ये बस इंडियंस को अवेलेबल हैं। इन्होंने पूछा है सबको अवेलेबल कौन से नहीं है, तो बेसिकली ये वाले राइट सबको तो अवेलेबल नहीं होंगे, बस इंडियंस को अवेलेबल नहीं है। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे आंसर में नहीं होगा, ये सबको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियंस को है ये। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 19, ये आर्टिकल 19 है, ये भी नहीं है सबको अवेलेबल, बस इंडियंस को अवेलेबल है।
राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये भी याद रखना है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है कि इंडियन सिटीजन्स ही इंडिया में इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने यही पूछा था कौन से राइट्स अवेलेबल नहीं है सबको, तो 2, 3, 4 वो हैं जो सबको अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, तो ऑप्शन 2 भी नहीं है अवेलेबल सबको, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 2, 3 एंड 4 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सबको अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, वही चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 ये नहीं है उन्हें अवेलेबल, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल ये भी 19 ये भी नहीं है उन्हें अवेलेबल, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये भी नहीं है इन्हें अवेलेबल, सिर्फ इन्हें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल है नॉन सिटीजन्स को। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 सबको मिलेगा, क्लेम कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 सबको मिलेगा, ये भी क्लेम कर सकता है ब्रिटिश सिटीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 ये भी सबको मिलता है, क्योंकि इंडियंस को तो बस ये वाले मिलते हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये हैं बस इंडियंस के। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये क्लेम नहीं कर सकता। गेटिंग इट? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1G में आता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन 19(1)G ये ब्रिटिश सिटीजन क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, which of the following rights is not enjoyed by a British citizen residing in India, वही सेम, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन आर्टिकल 19G। सो अकॉर्डिंगली इसका आंसर होगा ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो हमने अभी डिस्कस करा है 19(1)G। ओके, नेक्स्ट, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्लेम कर सकता है? कर सकता है 25 to 28। फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन वही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G। क्यों? क्योंकि 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये सारे सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं, और ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट ऑफ कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी व्हाट स्पेशल एडवांटेजेस इज इट एंटाइटल्ड टू? ठीक है, क्या स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगी? इट कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो हमें पता है, आर्टिकल 30, दिस इज करेक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, क्या आपने कभी सुना है कि माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया है सीधे, वो भी लोकसभा को? लोकसभा में तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन है राज्यसभा में। सो ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। थर्ड, इट कैन ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, इट इज अ वेरी न्यूट्रल स्टेटमेंट कि हाँ कोई माइनॉरिटी का है वो कर सकता है ड्राइव। सो ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? नेक्स्ट, बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश इन इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर, सो यू हैव टू रिमेंबर 1976 में वो एक्ट आया था अपना, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑर्डिनेंस 1975 enacted in 1976 which abolished bonded labor in India. So 90 option B will be the correct answer. Next, the child labor was prohibited in hazardous employment by Indian Constitution में है, yes 23, 24 में है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ जजमेंट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का। यूनाइटेड नेशन चार्टर, यस। आप खुद सोचो कि ये यूनाइटेड नेशन चार्टर कितना बड़ा होगा, एंड इसमें कोई ना कोई प्रोविजन तो होगा चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने का। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम अभी पढ़कर आए हैं आर्टिकल 24, यस। एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी वेरी न्यूट्रल। अगर आपको नहीं भी आइडिया, आप सोचो सुप्रीम कोर्ट ने किसी ना किसी जजमेंट में तो बोला ही होगा, किसी ना किसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट वुड हैव डेफिनेटली सेड दैट यस चाइल्ड लेबर इज हजार्डस, या फिर चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी प्रोहिबिट करते हैं हजार्डस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज। बिलीफ विदाउट ड्यूटीज नहीं, राइट्स विदाउट ड्यूटीज, या बी शुड बी द करेक्ट आंसर। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज, एंड ये हम यूज कर सकते हैं अपने एस्से में भी। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। बहुत बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन कि राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या रिलेशन है, तो याद रखना राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज। बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज एक सिक्के के दो पहलू हैं। दे वांटेड टू से लाइक दिस, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस। क्या राइट्स तो सिटीजंस को मिलते हैं, स्टेट को थोड़ी मिलते हैं। सो ए विल बी करेक्ट। राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, ओके। Rights are claims of the citizens against the state. We have to find the best answer.
जब आपको ऐसे लगे कि ठीक है बी भी हो सकता है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, तो आप देखो सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है। राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, ये तो गलत है, सबको मिलते हैं। बी एंड सी में अगर आपको कंफ्यूजन है आप सी के साथ इजीली जा सकते हो। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ऑब्वियसली हम स्टेट के अगेंस्ट ही राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स क्रोनोलॉजिकली विद रिस्पेक्ट टू द एनेक्टमेंट ऑफ राइट टू सर्विस एक्ट। सो हियर इज द करेक्ट ऑर्डर गिवन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑर्डर गिवन है। रखिए राइट टू सर्विस एक्ट किस स्टेट में किस ऑर्डर में आया, फर्स्ट इन पंजाब, देन इन असम, देन इन गुजरात एंड देन इन महाराष्ट्र। सो ऑर्डर क्या है, पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। 1 2 4 3, 1 2 4 3, यह आपका ऑप्शन ए, पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 168, द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू सर्विस ओरिजिनेटेड इन। सो यू नीड टू रिमेंबर कि राइट टू सर्विस का कॉन्सेप्ट अपना ग्रेट ब्रिटेन में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, नेक्स्ट द एम ऑफ द सिटीजन्स चार्टर इज नॉट, ये कह रहे हैं इनमें से सिटीजन चार्टर का क्या एम नहीं है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी, ये तो होता है सिटीजन चार्टर का। सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, दिस इज ऑल्सो द एम। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो द एम। टू क्रिएट इफेक्टिव हियरिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड्स, this is not the aim. Okay, question or this is not the, this will not be considered, so option D will be the correct answer. Okay, so you understand citizen charter as we all know, आपने पढ़ा ही होगा in GS2 means। सिटीजन चार्टर का बेसिकली वर्क क्या होता है कि सिटीजन्स को एम्पावर करना, उनकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उससे रिलेटेड उन्हें एम्पावर करना, क्वालिटी प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज उससे रिलेटेड उन्हें थोड़ी सी एजुकेशनल अवेयरनेस देना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी अरेंज इन सच अ वे कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सर्विस दी जाए सिटीजन्स को। गेटिंग इट? बट उसमें ऑप्शन डी जैसा कुछ प्रोविजन नहीं है कि इफेक्टिव हियरिंग ऑफ पब्लिक, मतलब कोई ऐसा सिस्टम हम बनाएं कि पब्लिक डिमांड्स को इफेक्टिवली सुना जाए। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक और एम ऑफ सिटीजन चार्टर। बाकी 3 हैं कि क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम सर्विस डिलीवरी, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये सब हैं एम सिटीजन चार्टर के। ओके, सो here is to the end of fundamental rights MCQs. We have covered all the MCQs of घटना चक्र, around 170 MCQs we have covered. and अगर आप ये 170 MCQs thoroughly कर रहे हो, हाफ या फिर हाफ से भी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो गई है फंडामेंटल राइट्स की, like without going through any chapters through the books, you will get an idea about how PYQs have been asked in UPPCS. Okay, I hope you like the video. If you like the video, subscribe to the channel. In the next video we will start with another chapter, that is directive principles of state policy.